तो प्यारे बच्चों दोस्तों देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है रेलवे से रिलेटेड, अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ की तैयारी करें या फिर एसएससी से रिलेटेड अगर आप जीडी हो गया, सीजीएल, सीएसएल, सीपीओ, एमटीएस की तैयारी करें या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जबरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन सिलोजिज्म का है, न्याय और निगमन का ये क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ट्रिक हम सीखेंगे कि कैसा भी क्वेश्चन रहेगा वो धड़ाधड़ सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसमें क्या करते हैं, पहले कथन जो दिया रहेगा उसी को पढ़ेंगे। वो कथन काल्पनिक, ये जो होता है ना कथन, इसमें वो कल्पना से परे होता है। जैसे मूवी वगैरह बनती है ना, वैसे ही जैसे पहले ही चेतावनी दे देता है कि एक घटनाएं हैं सब की सब काल्पनिक हैं, इस तरीके से लिख देता है। समझ लीजिए इसमें भी कथन वैसे, क्योंकि ये घोड़े को गधा बना देगा, इंसान को जानवर बना देगा, जानवर को कुछ भी बना देगा, किसी को कुछ भी बना देगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सट्रीम माइंड का यूज़ आपको नहीं करना है, मैं यही रिकमेंड करता हूँ अपनी वीडियो में, ठीक है, सिलोजिज्म के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पहले कथन को पढ़ेंगे और उसी हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। पहला कथन कह रहा है कुछ कमरे पत्थर हैं, तो आपको वैसे ही सेम टू सेम काम करना है। कुछ कमरे कह रहा है तो मान लीजिए एक कमरा ले लेंगे, सर्किल का यूज़ करेंगे, एक कमरा और एक पत्थर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक कमरा ले लेंगे और एक क्या करेंगे, पत्थर बना देंगे। तो क्या हो गया, कुछ कमरे, कुछ हिस्सा हमने यूं मिला दिया, तो इसका मतलब कुछ कमरे क्या हो गए, पत्थर हो गए। अब इसको घुमा करके भी अगर कहे कि कुछ पत्थर कमरे तो भी बात सही है, अगर कहे कुछ कमरे पत्थर हैं तो भी बात सही है। दोनों तरफ से अगर देखते हैं तो दोनों बात यहाँ पर सही साबित होती है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये निष्कर्ष में इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहे हैं कि सभी पत्थर रेडियो हैं। अब यहाँ पर पत्थर की बात कर रहा है कि सभी पत्थर रेडियो, तो हमें क्या करना है कि ये जो पत्थर वाला हिस्सा, इन सभी पत्थर को रेडियो के अंदर डाल देना है। किसके अंदर दोस्तों, रेडियो के। ये आपका रेडियो के अंदर चला गया, ठीक है। एक चीज़ अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जो ही हमने पत्थर को रेडियो के अंदर डाला, कमरे का कुछ हिस्सा भी रेडियो के अंदर आ गया। तो इस पे भी दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। कहाँ दिमाग लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, सिलोजिज्म में सारी चीज़ें सीखना हमें। अब चलिए इतना बन चुका डायग्राम। कथन और एक्स्ट्रा दिया रहता है, किसी किसी में 3-4 दे देता है, तो इसी हिसाब से हम बना लेते हैं। चलिए कथन के हिसाब से डायग्राम बन चुका, अब निष्कर्ष से मिलाते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है कि गलत है। पहला कह रहा है कि कुछ कमरे रेडियो हैं। अब देखिए वही बात आ गई, जब मैंने कहा अभी कि कुछ पत्थर जब कमरे हो सकते हैं, तो क्या कुछ कमरे जो है पत्थर ने, यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ कमरे रेडियो ने कह रहा है। देखिए सॉरी, यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ कमरे रेडियो हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वही पहले वाली बात कि मैंने कहा कि जब पत्थर को रेडियो के अंदर हमने डाला तो कमरे का कुछ हिस्सा भी रेडियो के अंदर आ गया। तो यानी कि ये जो निष्कर्ष है बिल्कुल सही है, कुछ कमरे रेडियो में चले गए, जिसकी वजह से कुछ कमरे रेडियो हैं। आगे कह रहा है कुछ पत्थर कमरे हैं। देखिए वो वाली बात, यानी कि जब कह रहा है कि कमरे, कुछ कमरे पत्थर है, तो क्या कुछ पत्थर कमरे नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते। ये भी बिल्कुल 100% सही बात है। तो दोनों निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन 5 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न चित्र में विरुद्ध की संख्या ज्ञात कीजिए। विरुद्ध की संख्या, देखिए विरुद्ध की संख्या निकालने की ट्रिक नहीं होती, जो सामने आपको दिख रहा है वही आपका विरुद्ध की संख्या हो जाएगी। तो आप कहेंगे कैसे मैं काउंट करूंगा, देखिए बस पेन की ही मदद से आप काउंट कर लीजिए। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 6 13, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक हमें बस अप्लाई करनी है और कुछ करना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा त्रिभुज है ना, तो इसमें अगर हमें त्रिभुज की संख्या निकालनी है, ऐसा फिगर है, तो नंबरिंग कर दीजिए। तो अब नंबरों को फिर जोड़ दीजिए, 1 + 2 = 3। इस टाइप के मतलब ऐसे भी फिगर रहते हैं, जैसे इसमें बहुत सारी रेखाएं शीर्ष से आधार पर ऐसे खींच दी जाएंगी। तो इसमें भी हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और सभी नंबरों को हम ऐड कर लेंगे, तो उसमें त्रिभुज की संख्या निकल जाती है। बस एक सिंपल सी ट्रिक है। चलिए इसी ट्रिक को हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमें देखना ये है कि ऐसे कैसे कैसे त्रिभुज है, कितने हैं। अब यहाँ पर देखिए एक तो ये त्रिभुज है, ठीक है, एक मिल गया आपका, चलिए ठीक है। अब दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो ऐसा ही है, ठीक है। ये कितने हो गए, इसमें 3 और इसमें 3। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका 3 था, इसमें यही सब त्रिभुज शामिल है, ठीक है। रेड कलर का कर देता हूँ ताकि आपकी कोई दिक्कत ना हो अंदर काउंट करने के लिए। 3 हो गए और एक ये बड़ा वाला आपको काउंट कर लेना है। हालांकि इसमें भी हम 3 कर सकते थे, लेकिन 3 ये हिस्सा काउंट हो चुका है, इसीलिए इसमें सिर्फ एक को ही हम काउंट करेंगे जो कि बड़ा हुआ बचा है। चलिए एक इसको काउंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर नीचे देखें तो ऐसे एक छोटा सा हिस्सा बना हुआ है, इसको भी हम एक काउंट करेंगे, क्योंकि इस वाले हिस्सों को भी हम काउंट कर चुके हैं और इस वाले हिस्से को हमने नहीं काउंट किया, लेकिन उसको हम दूसरे तरीके से काउंट करेंगे। तो इसको सिर्फ एक ही अभी काउंट कर लीजिए, ठीक है। कितने हुए, 3 3 6 2 8। अब चलिए अब थोड़ा सा अंदर का खेल है उसको खेल लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। 8 हो चुके, उसको माइंड में आप रखे रहिएगा। अब कौन कौन सा इसमें नहीं काउंट हुआ उसको देख लेते हैं।
अब इस त्रिभुज को देखिए, ये आपका जो त्रिभुज है वो काउंट नहीं हुआ, ठीक है। कितना हुआ, 9 हो गया, 8 एक 9 हो गया, और 9 आपका अब काउंट करना है, ये जो हिस्सा काउंट नहीं हुआ था। एक 10 हो गया, 10 के बाद एक छोटा सा ये 11, और एक छोटा सा 12, और एक छोटा सा ये 13 त्रिभुज इसमें काउंट हो चुके हैं। बस इससे ज़्यादा इसमें त्रिभुज नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषम जोड़ा चुनिए। क्या कह रहा है, विषम जोड़ा चुनिए। तो जैसे अखबार संपादक का काम है बनाना, फिल्म निर्देशक का काम है बनाना, डाक टिकट संग्राहक का है काम बनाना, पुस्तक लेखक का काम है बनाना। तो ठीक है, लेखक पुस्तक लिखता है, बनाता है, ऐसे समझिए। निर्देशक फिल्म बनाता है, संपादक अखबार। लेकिन यहाँ पर तो मामला कुछ और है। डाक टिकट जो होता है डाक विभाग बनाता है, डाक संग्राहक नहीं बनाता। डाक संग्राहक का काम तो है डाक टिकट को इकट्ठा करने का। तो ये संग्रह का मतलब क्या, संग्रह करना यानी इकट्ठा करना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्जन का संबंध जैसे वर्षा से है वैसे इसका संबंध यहाँ पर किससे होगा। यानी कि वर्षा और गर्जन का जो भी आपस में रिलेशन होगा, रात्रि का उसी से संबंध हो जाएगा, वैसा ही से। तो आप कहेंगे कि वर्षा के साथ क्या होता है, गर्जन होती है, बादल गरजते हैं, ठीक है। रात्रि के साथ क्या आता है, यानी कि वर्षा के साथ गर्जन आती है। रात्रि के साथ क्या आता है, दिन आता है, नहीं। सांझ आती है, नहीं। अंधेरा आता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इज द। देखिए जिसका आंसर आप लोगों को आता रहेगा कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 583 का संबंध जैसे 488 से 293 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। इस टाइप की देखिए क्वेश्चन में हम लोग कौन कौन सी ट्रिक अप्लाई करते हैं, गुणे वाली, प्लस वाली, माइनस वाली, स्क्वायर वाली, क्यूब वाली, भाग वाली, और साथ साथ एक और ट्रिक होती है, अंकों को विभक्त करके हम ऐड करते हैं। जैसे 1 2 3 दिया हुआ और उसके बदले कहे कि 6 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ लेंगे। ये एक ट्रिक होती है। लेकिन कहीं कहीं ये निर्देश दे करके, नोट दे करके लिखा रहेगा कि आपको इस ट्रिक का यूज़ नहीं करना है, तो इस ट्रिक को वहाँ पे यूज़ मत कीजिएगा। जहाँ नहीं लिखे रहेगा, अगर कर अप्लाई करने से आंसर आता है तो कर लीजिएगा, लेकिन जहाँ नोट दे करके लिखा रहेगा वहाँ पे मत कीजिएगा। बस यही मैं इसलिए रेलवे के एग्जाम में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन, जो कि मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, लिखा रहता है नोट कि आपको नहीं अप्लाई करनी है, ये वाली ट्रिक। चलिए 583 से 488 बनाना है, कम अंतर है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, प्लस वाली ट्रिक होगी। माइनस वाली यहाँ पे ट्रिक है। तो 583 में से क्या करते हैं हम, 488 घटा देते हैं, देखते हैं कितने का अंतर आ रहा है। आप कहेंगे 13 हो गया, तो 8 5 13 हो गया, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 95। अब यहाँ पे 293 में से हमें फिर 95 यहाँ पर भी घटाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत मामला गड़बड़ लग रहा है। वो तो 100 करीब कितना आ जाएगा आपका, देखिए 100 कितना 98 के करीब आएगा ना। नहीं, ये तो मामला मुझको ठीक नहीं लग रहा है जी। यहाँ पर 100 समथिंग कुछ दिया हुआ नहीं, सब 2 से ज़्यादा दिया हुआ है। ये ट्रिक फेल हो गई, ये ट्रिक आपकी फेल हो गई। तो कोई बात नहीं, फटाक से ना दूसरी ट्रिक हम अप्लाई कर देते हैं। ये अंकों में विभक्त करने वाली, करने वाली ट्रिक अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 583 है, तो यहाँ पर 5 + 8 + 3 करेंगे, तो 8 5 13, 13 3 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 488 में 4 + 8 + 8 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 20 हो जाएगा। अब इनमें देखेंगे कितने का अंतर है। आप कहेंगे 16 से 20 बना हुआ है, यानी +4 हो रहा है। अब चलिए 293 को हम ऐड कर लेते हैं। तो आप कहेंगे 2 + 9 + 3 है, तो 9 3 12 तो 14 हो रहा है। इसमें +4 करेंगे तो आना चाहिए 18। यानी कि ऑप्शन में हमें ये देखना है जिनके अंकों का योग 18 होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 8 5 13 14 आ रहा है इसके अंकों का योग, 9 2 11 12 आ रहा है इसके अंकों का योग, 8 7 15 3 18। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, यदि गौन को ये लिखा जाता है तो कम को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहले हमें देखना है गौन को लिखा क्या है। गौन को आप कहेंगे कि 4 9 2 2 5 1 9 6 2 5 लिखा है, तब मामला फंस गया। इतना ज़्यादा अंक लिखा है और वहाँ पे गौन में उतना ज़्यादा अंक बनेगा नहीं। आपको नंबरिंग अगर याद है सीरियल क्रम की तो बेस्ट है, बढ़िया, अच्छा है। इस टाइप के क्वेश्चन आप सेकंडों में उड़ा ले जाएंगे। जैसे जी का 7 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है, ई का 5 होता है। अब यहाँ से हमें देखना है जी का 7 होता है, लेकिन नीचे तो उसके 4 समझिए या 49 समझिए लिखा हुआ है। फिर जी का अपोजिट देख लेंगे क्या होता है। जी का अपोजिट टी होता है जिसका नंबर 20 होता है। तो 20 भी नहीं दिया हुआ है, 7 भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ तो दिया है। जब आप 4 नहीं समझे तो 49 समझिए, और 49 समझने के लिए बस 7 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका 49 बन गया। इसी तरीके से 15 है, तो 15 का स्क्वायर जिसको याद है वो जान जाएगा कि 15 का स्क्वायर यहाँ पे है। इसी तरीके से एन का 14 है, तो 14 का स्क्वायर वो जान जाएगा तुरंत 196। ऐसे ई का 5 है, तो 5 का स्क्वायर जानता है 25 है। बस स्क्वायर वाली ट्रिक है, सीरियल क्रम के नंबर ही है, उनका स्क्वायर है। तो सी का 3 होता है, ओ का 15 होता है, एम का जो है 13 होता है, और ई का 5 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, 15 का स्क्वायर 225, और 13 का स्क्वायर 169, और 5 का स्क्वायर 25। 9 225 16925। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी संख्या नहीं, बल्कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट है। कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। देखिए यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग करके जैसे पजल वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, जैसे वर्ग के रूप में इसे दे करके,
पजल वाले क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए जाते हैं, सेम वही ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। पहले क्या करेंगे, नंबरिंग, जैसे एल 12वें पे होता है, जी 7वें पे होता है, एच 8वें पे होता है, सी 3रे पे होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है, ए 1 पे होता है, जे 10 पे होता है, ओ 15 पे होता है। अब हमें ये देखना है, देखिए बीच का नंबर जब गायब है तो हमें उसी हिसाब से ही ट्रिक सोचनी है। कैसे, देखिए यानी कि 10 और 15 की हेल्प से ये बीच वाला बनेगा, तो उस हिसाब से हमें ये देखना कि 12 और 8 की हेल्प से ये 7 कैसे बना। तो हम क्या करेंगे, 12 और 8 को घटाएंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। 4 से 7 नहीं बन पाएगा, तो 12 और 8 को हम जोड़ लेते हैं, तो आप कहेंगे कि 20 आ रहा है। अब 20वें स्थान पर टी होता है, तो फिर 7 कैसे लाएंगे। अभी पीछे मैंने एक चीज़ बताई थी कि सीधे और उल्टे क्रम को देखते जाएंगे, यानी कि देखेंगे टी का उल्टा क्या होता है, आप कहेंगे कि टी का उल्टा 7वें नंबर पर जी होता है। तो बिल्कुल तो सही है, यानी कि इनको जोड़ करके उसका अपोजिट क्रम लिख दिया गया। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरे वाले में, इस वाले में ये तो इसका था। अब यहाँ पर अगर देखें जैसे 3 है और लास्ट वाला A1 है, तो हम दोनों को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 4 पे डी होता है और उसका अपोजिट जो होता है डब्ल्यू होता है, वही 23वें स्थान पर होता है। बस देख लीजिए उल्टे क्रम का दिया हुआ, बीच में देखिए आया है डब्ल्यू, बस यही काम यहाँ पर भी करना है। 10 जोड़ लेना है, 15 जोड़ लेना, आ जाएगा 25। 25वीं से वाई होता है और वाई का उल्टा जो होता है वो 2 होता है, यानी कि बी होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, आज उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु की 1/1/4 गुनी। 1/1/4 गुनी का मतलब 4 करने 4, 1 5/4। इसको सही बटे को खत्म कीजिए, कैलकुलेशन में आसानी होगी। 5/4 गुनी थी। कह रहा उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 1/10 गुनी है, उसके पुत्र की आयु कितनी है। मान लेते हैं कमला की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो क्या कह रहा है कि कमला की जो वर्तमान आयु है उसकी जो विवाह की टाइम आयु थी, यानी 6 वर्ष पहले विवाह हुआ था, तो विवाह के समय उसकी आयु x-6 रही होगी। जब वर्तमान x वर्ष है तो उसकी 6 वर्ष पहले शादी हुई थी, तो शादी के समय उसकी आयु कितनी रही होगी, 1-6 रही होगी। कह रहा है कि वो आयु के विवाह के समय उसकी आयु की 1/1/4 गुनी, यानी जो वर्तमान में उसकी आयु है, क्या कह रहा है, वर्तमान में जो उसकी आयु है विवाह के समय आयु की 1/1/4, यानी कि उसको हमने 5/4 कर दिया, 5/4 गुनी थी। समझ में आ गई, एक समीकरण बनेगा। कह रहा है कि उसकी जो वर्तमान आयु है विवाह के समय उसकी आयु की 5/4 गुनी थी। ये आपका एक समीकरण बन गया सिंपल सा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और इसका कोष्टक में गुणा करेंगे 5x, 4x घटेगा तो सिर्फ x बच जाएगा, और ये 5×30, यानी कि कमला की आयु कितनी हो गई, 30 वर्ष। लेकिन आगे कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 1/10 गुनी है, यानी उसकी जो पुत्र की आयु हमने y मान रखी है, कह रहा है उसकी वर्तमान आयु जो हमने x मान रखी है उसकी 1/10 गुनी है, यानी कि इस तरीके से हम बटे में 10 लिख देंगे। वर्तमान आयु उसकी हम निकाल चुके 30/10। कह रहा है कि उसके लड़के की आयु कितनी है, तो आप क्या करेंगे, 3 वर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल तरीके से दोस्तों इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 सदस्यों के परिवार में x y की बहन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, कड़ियाँ जोड़िए, करेक्टर में घुसिए, ऑटोमेटिक सारे आंसर आ जाएंगे। यही मैं कहता रहता हूँ हर वीडियो में। क्या कह रहा है कि x जो है y की क्या है, बहन है। x जो है y की बहन है, यानी x निगेटिव है। इससे ये पता चल गया x क्या है, निगेटिव है। आगे कह रहे हैं m के 2 बच्चे हैं और वह e का पुत्र है। क्या कह रहा है कि m के 2 बच्चे हैं, m के 2 बच्चे हमें पता नहीं वो बच्चे कौन है। साथ साथ ये भी कह रहा है कि e जो है e का ये पुत्र है, m जो है क्या e का पुत्र है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। पुरुष पे हम पॉजिटिव चिन्ह बनाएंगे, स्त्री पे निगेटिव, ठीक है, ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। आगे ये भी कह रहा है जो कि h का ससुर है। क्या कह रहा है m के 2 पुत्र हैं, जो e का पुत्र है और जो h का ससुर भी है, यानी कि e जो है e है जो h का क्या है, ससुर है। एच का क्या है, ससुर है, यानी ई भी पॉजिटिव हो गया। ससुर का मतलब पुरुष होगा तभी तो ससुर है, स्त्री रहती तो सास रहती। अब एच क्या है, एच हमें पता नहीं, क्योंकि 5 सदस्यों की ये टोली है जिसमें एक्स वाई की बहन है, तो इन सब में हमें रिलेशन ऐसा नहीं मिला कि जो कि एक दूसरे की बहन भाई कुछ ऐसे हो। तो एक्स वाई जो बहनें हैं, तो एम का पहले ही ऑलरेडी कह चुका कि एम के 2 पुत्र हैं, तो मान के चलिए कि यही एक्स और वाई क्या है, इसके पुत्र है, 2 पुत्र है। अब इसमें क्या है, इनमें एक पुत्री है और एक पुत्र है, यानी इससे ये पता पुत्र है कि ये पुत्री है, ये कन्फर्म नहीं है। अभी ये वाई का कन्फर्म नहीं है, बस मैं वैसे ही कह दिया, लेकिन कहना नहीं चाहिए था अभी, क्योंकि एक्स जो है कह रहा कि वाई की बहन है, तो एक्स स्त्री है। इतना पता चल गया कि एक्स क्या है, एम की पुत्री है। एम की क्या पुत्री है, 2 संतानें, 5 परिवार का सदस्य है, इन्हीं पर 5 में तो हमें रिलेशन बनाना है। ऐसा तो है नहीं एक्स वाई अब अलग हो जाएंगे, परिवार से अलग तो है नहीं, ये 5 परिवारों का सदस्य है, तो 3 बंदे तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे जोड़ रखे। तो एक्स वाई की बहन थी तो उसको भी हमने यहाँ पे रख दिया अपने थोड़ा सा माइंड का यूज़ करके, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एम के 2 पुत्र हैं, हमें पता नहीं था कौन है, तो मैंने ये अनुमान लगा कि यही दोनों होंगे। उसके अलावा कौन होगा, जब 5 ही सदस्य हैं और तो इन्हीं में से सारा रिलेशन है तो यही ना होंगे।
अब वाई पुत्र है कि पुत्री है ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन एक्स पुत्री है ये इतना कन्फर्म है। आगे कह रहा है एच का केवल एक पुत्र है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एच का केवल एक पुत्र है और वो पुत्र कौन है हमें नहीं पता। आगे कह रहा है वाई जो है ई की पौत्री नहीं है, वाई जो है ई की पौत्री नहीं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब एम ई का पुत्र है यानी कि वाई इसको क्या कहेगा, दादा कहेगा, एक्स क्या कहेगा, इसको दादा कहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका अगर कोई पुत्र रहेगा तो आपके पिता को क्या कहेगा, एम चूंकि ई का पुत्र है यानी एम जो है एम ई को पिता कहेगा। तो जब पिता कहेगा तो एक्स और वाई इसके क्या हो गए, पुत्र, अगर पुत्री है तो पौत्री कहलाएगी, और पुत्र है जो है मतलब पुत्र है तो पोता कहलाएगा यानी पौत्र कहलाएगा। अब यहाँ पर हमें ये क्या कह रहा है कि वाई ई की पौत्री नहीं है, कह रहा है कि वाई जो है इस ई की पौत्री नहीं है, इसका मतलब पौत्री नहीं है तो पौत्र होगा, पौत्री नहीं है तो पौत्र होगा, यानी कि ये क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस, यानी कि ये पुरुष लिंग में आएगा, यानी कि ये मेल होगा और ये फीमेल है। तभी तो कह रहा है कि वाई की पौत्री नहीं है तो ये पौत्र होगा, क्योंकि पौत्री तो यहाँ पर एक्स है। क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें, सारे डाउट क्लियर हो गया। वही हम तलाश कर रहे थे कि वाई है क्या, वाई है क्या, यहाँ पे बातें क्लियर हो गई। जब ये पौत्री नहीं है तो क्या होगा, पौत्र होगा, क्योंकि ये मेल होगा, तो प्लस यहाँ पर लगा देंगे। आगे क्या कर रहा है, एक्स ई से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों क्या दिक्कत, सारी बातें क्लियर मैंने कर दी। तो एक्स क्या हो जाएगी, ई की पौत्री होगी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में आती है, ये फीमेल है, तो ये क्या होगी, इसकी पौत्री होगी। तो ऑप्शन कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज में पड़ रहे होंगे कि यहाँ पर एक पुत्र था, हाँ ये भी मैं बता दूँ, यहाँ पे एक पुत्र था तो इसका पुत्र कौन है। तो दोस्तों इसका भी पुत्र यही होंगे, एक्स और वाई, क्योंकि यहाँ पर कह दिया कि ई जब इसका ससुर है तो एम क्या होगा, इसका पति होगा, एम इसका पति होगा, यानी कि ये इसकी क्या होगी, पत्नी होगी, और ये इसकी क्या थी, बहू थी। अब यहाँ पर एच क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। जब एम के दो बच्चे हैं तो यही बच्चे इस एच की भी तो होंगे। क्लियर हो गई बात, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं। ये पुत्र कह रहा है एक ही पुत्र, ये नहीं कह रहा कि संतान एक है, ये कहता है पुत्र एक है, तो यही वाई इसका पुत्र होगा और एक्स क्या हो जाएगी, इसकी पुत्री हो जाएगी। तो ये हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन थी, तो मैं उसको भी दूर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है बी ओ क्यू डी ई आर टी जी से जैसे संबंध रखता है वैसे एन पी सी का संबंध यहाँ पर किससे होगा, बी ओ क्यू डी का संबंध किससे कह रहा है कि ई आर टी जी से है। तो दोस्तों फटाक से ना इसका क्या कीजिए, एक नंबरिंग कर दीजिए। तो कह रहा है ए एन पी सी का संबंध, क्योंकि यहाँ पे मुझको नंबरिंग, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, अभी भी ऐसे क्वेश्चन है ना, एक चीज़ आपको दिमाग में दौड़ा लेना, तुरंत दिमाग का घोड़ा दौड़ाना है कि देखेंगे कि बी के नीचे क्या है, आप कहेंगे कि ई है, तो बी के नीचे वाला हम पहले ये देख लेंगे। एक सेकंड इसको देखने में लगेगा, इसीलिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं कहीं ये ट्रिक काम कर जाती है। बस ये देखना कि क्या इसका अपोजिट तो नहीं है, यानी बी के नीचे अगर वाई रहता तो यानी ये अपोजिट वाला क्रम काम कर जाता। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। पहले एक चीज़ ये देख लेना, सेकेंडों का जो काम है कि कहीं इसका अपोजिट तो नहीं दिया हुआ है, यानी वो अपोजिट वाली ट्रिक उसमें अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं दिया तो फिर नंबरिंग करेंगे। तो इसमें तो नहीं दिया तो नंबरिंग कीजिए, बी दूसरे पे, ओ 15 पे, क्यू 17 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, आर 18 पे, टी 20 पे, जी 7 पे। यहाँ पे देखिए बी था, ई बना हुआ है यानी कि +3 हो रहा है। यहाँ पे ओ 15 था, आर 18 +3 है, क्यू 17, टी 20 यहाँ पर +3 है, डी 4 जी 7 +3 है, +3 वाली ट्रिक है। तो ए 1 14, पी आपका है ना ये, पी 16, सी 3, +3 करते जाइए। ए में +3 करेंगे तो डी 4 हो जाएगा, 4 पे डी है। उसके बाद 14 में 3 पड़ेगा, 17 पे क्यू होता है। और उसके इसमें कुछ आगे मत चेक कीजिए, को ऑप्शन में देखिए डी क्यू सिर्फ इसी में आ रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टाइम बचाइए जितना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके देखिए यहाँ पर मिसिंग संख्या निकालने के लिए कह रहा है, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, देखिए क्या आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। देखिए जहाँ पर संख्या गायब रहे सेम उसी जगह पे हम देखेंगे 27 और 10 आखिर आया कैसे। जब भी फिगर दिया रहता है इसका मतलब यही है, ये फिगर दिया है इसका मतलब इसी में हमें लॉजिक ढूंढनी है कि कैसे ये आए हैं, बस वही अप्लाई कर देनी है जिसमें मिसिंग संख्या पूछे। चलिए फटाफट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हम इस पे ध्यान देंगे। जो देखिए अंदर वाली संख्या होती है वो बाहर वाली संख्या की हेल्प से बनती है, यानी ये जो 10 बनी होगी वो 16, 9, 4, 1 की हेल्प से बनी होगी। जो 27 है वो 64, 100, 25, 16 की हेल्प से बनी होगी। ऐसे ही यहाँ पर जो संख्या इनकी हेल्प से बनेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को वो जैसे 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर और 1 से 30 तक का क्यूब आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, रटिए मत, यही मैं बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। अगर याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सेकेंडों में सॉल्व करेंगे, मात्र 5 सेकंड या उससे भी कम समय लग सकता है अगर थोड़ा कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है तो, बस उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्यों,
क्योंकि मैं यहाँ पे 16 देखा ना तो ये 4 का स्क्वायर मुझको दिखा, 9 देखा ना तो ये मुझको 3 का स्क्वायर देखा, 4 मैंने देखा ना ये 2 का स्क्वायर देखा। तो जब सब स्क्वायर तो इस एक को भी हम 1 का स्क्वायर ही मान के चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करेंगे और सिर्फ बेस को हम ऑटोमेटिकली जोड़ लेंगे। आप कहेंगे बेस को जोड़ने पर 10 आ गया, यानी बीच वाली संख्या आ गई। अब यहाँ पर देखिए 100 है, 10 का स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म कीजिए, सिर्फ बेस लीजिए। 16 है, 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, हम सबको जोड़ते हैं तो 10 8 18, 18 4 22 5 27, देखिए अंदर वाला आ गया। बस यही ट्रिक लगाना है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 37 लड़कियां एक पंक्ति में स्कूल की इमारत की ओर मुख करके खड़ी हैं। इस तरीके से मान लीजिए, सपोज कीजिए स्कूल की एक इमारत है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर 37 लड़कियां क्या है, स्कूल की इमारत की तरफ मुख करके ऐसे खड़ी हुई हैं। मान लेते कि इधर दायां है, जिधर आपका दायां है, और इधर बायां। अगर वो कुछ कहे न तो, अगर वो दायां बायां कहे कि इधर मानिए उधर मानिए, उत्तर की तरफ मुख है दक्षिण की तरफ मुख है, कोई दिशा अगर कह दे तो उस हिसाब से मानना। अगर नहीं है तो आप अपने तरीके से जिधर आपका दायां आपका बायां उस हिसाब से मान लीजिएगा, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आगे क्या कह रहा है कि आयशा जो है बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। बायां छोर इधर है, आयशा कह रहा है बाएं छोर से चौथे स्थान पर है, 15वें स्थान पर। मान लीजिए 15वां स्थान यहाँ पर है, यहाँ पे वो है। तो कह रहा है कि यदि उसे 6 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, 6 स्थान दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब जिधर दायां उधर 6 स्थान और वो स्थानांतरित हो गए, यानी यहाँ पे आ गए 6 स्थान घुसका करके। तो ये स्थान कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे कि 15 6 21, यानी ये 21वीं पोजीशन पे बाएं तरफ से ये 21वीं पोजीशन पे आ गई। अब कह रहा है कि तो दाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा। जब भी एक छोर से स्थान दिया है, वो दाएं से दिया रहा है बाएं से दिया रहा है, तो हम क्या करते हैं, टोटल जो दिया है ना उसमें से एक तरफ का स्थान घटा देते हैं, 21 और +1 कर देते हैं। तो आप कहेंगे कि ऐसा करने पर 17 आएगा। ऑप्शन में 17 दिया नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस दिया है ना, इस पर टिक लगाइए। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। ये दिशा दूरी का क्वेश्चन है, इसमें जान लेते हैं। देखिए दाहिनी साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम होता है, ठीक है, नीचे आपका दक्षिण होता है और ऊपर आपका उत्तर होता है। इसमें क्या करना है, इसी हिसाब से आपको चलना है। कह रहा राम पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। क्या कह रहा है, राम किधर, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर, पूर्व इधर है तो पूर्व की ओर हम 2 किलोमीटर चलाएंगे। फिर क्या कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, यानी कि दक्षिण का मतलब नीचे की ओर मुड़ जाता है, यहाँ नीचे की ओर। और कह रहा है 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि नीचे की ओर मुड़ करके कितना चला है, 6 किलोमीटर चलता है। आगे कह रहा है वह फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब किधर मुड़ने के लिए, फिर कह रहा है पूर्व की ओर मुड़ता है और फिर 2 किलोमीटर चलता है। फिर आगे कह रहा है फिर वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर का मतलब ये आपका 12 किलोमीटर चल रहा है। चलिए 12 किलोमीटर चला दीजिए। तो हमें एक दूरी निर्धारित कर लेनी है, अपने दिमाग में सेट कर लेना। जैसे 2 इतना चले तो 6 उससे ज़्यादा ही चलेंगे, फिर 2 इतना चले तो 12 का मतलब 6 का दूना न चल रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चल के यहीं पे रुक जाए या इतना चले, 12 इतनी दूरी चल दें, तो ये सारी चीज़ें गलत कर देंगी आपके डायरेक्शन निकालने में भी, और डिस्टेंस पूछ देगा तो दोनों निकालने में दिक्कत होगी। तो आपको उसी हिसाब से एक पैमाने सेट करके चलना है। तो हमने इस तरीके से चला, जिधर कहेगा जिस दिशा में चलने के लिए उधर चलेंगे, या दाएं बाएं मुड़ने के लिए, इसमें दाएं बाएं वाला तो है नहीं, तो दाएं बाएं मुड़ने के लिए करेगा तो उस हिसाब से चलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन दाएं बाएं वाले भी मैंने बहुत सारे वीडियो में करा रखे हैं, जाके वॉच कर लीजिएगा। आगे कह रहा है वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। मान लीजिए कि यहाँ पे पहुँच गया, आरंभिक बिंदु ये था, तो ये दूरी पूछ रहा है, ये तिर्यक वाली, तो कैसे निकालेंगे आप देखिए। यहाँ पे कमाल देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये आपका एक त्रिभुज बन गया, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस पर में लगाएंगे। इतनी दूरी आपकी 2 है, ठीक है, तो ये वाली जो अंदर वाली दूरी वो कितनी होगी, आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी, यानी टोटल दूरी कितनी हो गई, 2 + 2, यानी जो आधार होगा नीचे वाला वो 4 हो जाएगा। अब ये वाला लंब हम निकाल लेते हैं, लंब का मान तो कैसे निकालेंगे, टोटल 12 है, या नीचे यहाँ पे 6 है, तो 12 में से 6 कटा दीजिए, 6 आ गया। अब ये 4 निकालना है, कड़ का मान निकालना है, पाइथागोरस पर में लगा देंगे तो कड़ बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब क्या है आपका 6, तो 6 को 36 हो जाएगा, आधार क्या है 4, तो आप कहेंगे 4 को 16 हो जाएगा। अंडर रूट कितना हो गया आपका, आप कहेंगे 6 12 यानी 52 हो जाएगा। 49 रहता तो बाहर रहता, 52 है नहीं, तो माइनस दशमलव में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब जो है इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं 52 का। तो 52 का निकाल लीजिए वर्गमूल उसी ट्रिक से जो आप बचपन में सीखते आए हैं। तो आप कहेंगे कि जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा बनाएंगे 7 बार जाएगा, 7 7 49, 49 से यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर कितना हो गया 12 9 3 12, 3 बचा हुआ नहीं जाएगा, फिर अगला जोड़ा बनाएंगे और 2 तो 0 यहाँ पर उतार लेंगे, और यहाँ पर 7 को जोड़ करके यहाँ पर लिख लेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 14 दूना एक 0 को छिपा लेंगे तो 14 दूना 28, 2 बार जाएगा, यानी कि 7.2 आएगा। आप देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, करके देख लीजिएगा, ठीक है। चूंकि दशमलव के 1 स्थान तक दिया था, 2 स्थान तक देता तो फिर 2 जोड़ा और उतारते 0 का बना करके, तो इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर कंपटीशन के एग्जाम में जो होता है दोस्तों, एक चीज़ अच्छी दी रहती है कि दशमलव के बहुत ज़्यादा आगे स्थान तक नहीं दिए रहते हैं मान, तो इसलिए इजीली आपके निकल जाते हैं, ज़्यादा आपको तामझाम नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, करें एक गाँव में कुछ सोनार साक्षर है।
कौन सा आरेख साक्षर सोनारों को दर्शाता है? आप जानते हैं कि सोनार को गोल्ड स्मिथ कहते हैं, जी से दर्शाते हैं, और लिटरेट यानी कि साक्षर इस तरीके से एल से दर्शाएंगे। ठीक है, अब अभी मैंने पीछे सिलोजिज्म का क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने क्या करा, अगर कुछ कहे, जैसे इसमें कह रहा है कि एक गांव में कुछ सोनार साक्षर हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ सोनार को साक्षर के अंदर ऐसे डाल देंगे, यानी गोल्ड स्मिथ को लिटरेट इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। तो कह रहे हैं कौन सा आरेख साक्षर सोनारों को दर्शाता है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ओपन डाइस से रिलेटेड है, तो इसके रूल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर सीधी सीधी रेखा में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर मुझको 3 ही दिख रहा है, तो 3 वाला ही रूल समझेंगे। तो 1 2 3, तो क्या होगा, पहला तीसरे के अपोजिट चला जाएगा, फिर दूसरे को कहाँ लुका के फेंकेंगे। तो उसके लिए थे कि अगर 4 दिया हुआ होता, चूंकि ज़्यादातर ऐसे ही दिया होता है 4 वाला, तो ये दूसरा चौथे के अपोजिट चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 दिया, तो उसी हिसाब से समझिए, क्यों 4 वाला समझेंगे। 4 वाला मेरी नेक्स्ट पिछली वीडियो देखिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए पहले 3 वाले को हम घेरेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 5वां जो है चौथे के अपोजिट, यानी पहला तीसरे के अपोजिट करेंगे तो 4 5 जो लिखा हुआ एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो फिर ये 2 वाला किसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट होगा। तो इसमें कौन सा रूल काम करता है, देखिए जब भी एक दूसरे की भुजाएं टच करें या एक दूसरे का कार्नर टच करें, तो मोड़ने के बाद वो कभी भी उसके अपोजिट नहीं जाएगा। तो फिर कौन सा बचा हुआ है, 2 के अपोजिट 6 चला जाएगा, यानी 1 के अपोजिट जो 3 बचा हुआ वो चला जाएगा। तो एक कह रहा है कि शब्द 1 के सामने वाले फलक पर कौन सा शब्द होगा, तो 1 के सामने 3 होगा। ऑप्शन सामने का मतलब उसके विपरीत दिशा में, ये मत सोचिएगा सामने का मतलब उसके बगल में ना आना, ऐसी गलती नहीं करना है। सामने का मतलब क्या हुआ, यानी पीछे नीचे वाले हिस्से में। ठीक है, उसके सामने वही, यानी विपरीत दिशा। तो 3 आपका 1 के विपरीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आकृति दिख रही है, ये इतने ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में किस में समावेशित है, यानी किस में इसका यूज़ किया गया है। वो घुमाने की अनुमति इसमें नहीं लिखा है, यानी घुमा के लगाएं या फिरा के लगाएं, लेकिन होनी चाहिए सेम टू सेम ऐसे ही। ठीक है, इस चीज़ पर बस आपको ध्यान देकर के चेक करना है। तो ऑप्शन ए में चेक कीजिए। तो अगर आप देखें तो ये जो आपकी रेखा है, जैसे ऐसे करके ऐसे जो बना हुआ है, ये आपकी यही एरो दिख रही होगी, दिख रही है कि नहीं। अब अंदर जो देखेंगे, ये वाली एरो दिख रही है, दूसरी वाली। तो मुझको तो ये परफेक्ट लग रहा है, ऑप्शन ए परफेक्ट लग रहा है, इसी में इसका यूज़ है। बाकी अगर यहाँ पर देखें तो इस एरो में देखिए ऐसे बना हुआ है, इधर एरो बना ही नहीं है, तो कहाँ से अब हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इधर वाले भी वही हाल है, तो ये तो होगा ही नहीं, गलत मुझको दिख रहा है। और ये भी सेम वैसे ही है, एक तरफ की एरो बनाया, दूसरी तरफ खाली रखा है। और इसमें अगर देखें तो दोनों तरफ तो एरो है, लेकिन यहाँ पे बिंदी दे दिया है। और साथ साथ एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, दोनों एरो का मुख एक जैसा है। चलिए बिंदी होती तो भी काम चल जाता, दोनों का मुख एक जैसा है। हालांकि क्वेश्चन वाली आकृति में देखिए एक एरो का मुख ऐसा है और एक एरो का मुख ऐसा है, जो कि सिर्फ ऑप्शन ए में ही है और किसी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन घड़ी से रिलेटेड कर 11:05 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कितने बजे, 11:05। तो 11 का मतलब घंटे वाली सुई क्या होगी, थोड़ा सा 11 से इंक्रीज कर जाएगी। जब 5 मिनट होगा तो 5 का मतलब 1 पर होगी। ठीक है, मिनट वाली सुई 1 पे होगी और 11 वाली सुई थोड़ा सा आगे जाएगी, 11 से थोड़ा सा आगे निकल जाएगी। तो आप समझ लीजिएगा, बना नहीं है वैसा ढंग का फिगर। तो यहाँ पर ये एंगल पूछ रहा है। जब भी अगर एक क्वेश्चन में ये ना पूछे कि बड़ा कोण निकालिए या छोटा कोण निकालिए, तो आपको समझ जाना है कि ये छोटे कोण का ही मान पूछ रहा है। हाँ, अगर कहे कि छोटा कोण निकालिए तो आपको छोटा ही कोण निकालना है। अगर कहे कि विरहत कोण निकालिए या बड़ा कोण निकालिए, तो आपको ये नीचे वाला जो कोण दिख रहा है इसका मान निकालना है। तो आपको कैसे डिसाइड करेंगे कि जो मैं सूत्र बताऊंगा उसमें छोटा कोण है कि बड़ा कोण है, उसको भी दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिए। देखिए 1 घंटे में, जैसे 1-2 पर अगर सुइयां आते 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। अब 11 से 1 बजे के बीच जो घंटे का लगभग अंतर है ना, तो यानी यहाँ पर 60 डिग्री के लगभग कोण बनना चाहिए, 60 के आसपास। देखिए सारे एंगल जो ऑप्शन में दिए हुए हैं 58, 57, 55, 56 ऐसे दिए हुए हैं, यानी 60 से कम बनेगा, क्योंकि ये 11 से थोड़ा सा आगे घंटे वाली सुई चली जाएगी, जिससे 60 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब अगर ज़्यादा एंगल का मान आता है तो समझ जाइएगा कि ये बड़े कोण का मान है, तो उसको 360 में से हम घटा लेंगे, मान आ जाएगा। बस इतना ही करना। तो सूत्र क्या है, थीटा बराबर 60h, अंतर बनाना है, अंतर, माइनस नहीं बनाना, अंतर। क्यों मैं अंतर बना रहा हूँ, अभी चलिए करते करते समझते रहेंगे। अब h क्या है, m क्या है। आपका 11:05 हो रहा है ना, तो इसमें घंटा क्या है, 11 है, तो इसको h मानेंगे। मिनट क्या है, 5 है, तो इसको m मानेंगे। बस यही रख दीजिए। तो 11 घंटे में रखें तो आप कहेंगे 11 छक्का 660 हो जाएगा, और मिनट को 5 रखेंगे, 11 5 55/2। अब यहाँ पर घटा लीजिए तो आप कहेंगे कि 605/2, यानी कि 2 से काटेंगे तो ये आपका 3 दूना 6 0, और यहाँ पर 2 दूना के 4 हो जाएगा, 1 बचा तो 5 10, यानी कि 302.5। अब ये 302.5 जो है दोस्तों,
ये तो बड़े ही कोण का मान है, छोटे कोण का तो मान है नहीं। तो छोटे कोण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बस अब जाते हैं पूरे सर्किल में 360 डिग्री का कोण बनता है, उसमें से 302.5 घटा देंगे, 57.5 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये मैं अंतर क्यों लगाते हैं यहाँ पर पता है ना, यहाँ पर अंतर इसलिए लगाया जाता है कि बड़े में से छोटे को, इसका मतलब क्या होता है अंतर का, बड़े में से छोटे को घटाना। अगर मैं माइनस चिन्ह बना देता तो कहीं कहीं क्या होता है ना, इधर वाला हिस्सा बड़ा आ जाता है और माइनस में कोण आएगा नहीं, तो इसीलिए हमेशा अंतर का इसमें यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि यदि 15 + 23 11, 22 + 32 10 हो तो 42 + 36 का मान क्या है। गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है, इसमें हम देखिए क्या करेंगे ना, 11 लाने के लिए आपको सारे पैतरे आजमाने हैं, यानी कि एक इनको पहले जोड़ के देखेंगे, घटा के देखेंगे तो नहीं आएगा 11। देख लीजिए कहीं किसी तरीके से 11 मुझको आता हुआ नहीं दिख रहा है कि 15 में 11 जोड़ेंगे 26 आएगा, अंतर निकालेंगे तब भी नहीं आएगा। तो फिर करना ये है कि आपको ज़बरदस्ती 11 लाना है किसी भी तरीके से। तो हम 1 और 5 को 2 भागों में विभक्त कर देंगे और इसमें हम प्लस गुणा कुछ भी लगा दीजिए, जैसे प्लस ही मैं लगा देता हूँ तो फिर सबको जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो आप कहेंगे 6 3 2 5 11 आ गया, 11 तो आ गया सबको जोड़ने पर। चलिए देखते हैं ट्रिक इसमें अप्लाई करके दूसरे वाले में। इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो 2 + 2 + 3 + 2, तो आप कहेंगे 3 2 5 2 7 2 9 आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए 10। 1 मिनट हो जाएगा काम, थोड़ा सा यहाँ पर एक काम करते हैं, प्लस के बजाय गुणा कर देते हैं, यहाँ पर गुणा यहाँ पर गुणा, बीच वाला प्लस रहने देते हैं। इस तरीके से आप कहेंगे 5 करने 5 3 2 6 तब भी 11 आया, तो यही काम यहाँ पर भी करते हैं, 2 × 2 + 3 × 2 क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 + 3 दूना के 6 6 4 10। क्लियर। तो यही काम यहाँ पर कर देते हैं 42 + 36 में। यही ना आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 4 × 2 और + 3 × 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर 36 के 18, 18 8 26, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से कह रहा है, किसी कोड भाषा में जोन को 25 14 13 4 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ड्रोन को कैसे लिखा जाएगा। किसको कह रहा है, जोन को। क्या लिख रहा है 25 14 13 4, तो क्या कह रहा है इसको, ड्रोन को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। अब नंबरिंग कीजिए, आप कहेंगे कि Z 26 पे होता है, O 15 पे होता है, N 14 पे होता है, 5 पे। 26 की जगह 25 लिखा है -1, 15 की जगह 14 -1, 14 की जगह 13 -1, 5 की जगह 4 -1। बस एक एक तो माइनस करने वाली ट्रिक है, तो फटाफट कीजिए इसका भी आंसर कमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे शानदार धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।